नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अफसोस। संजना के पति तरुण का तबादला लखनऊ हो गया है। अगले सप्ताह वे लोग कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। यह खबर सरिता को अपनी पड़ोसिन काजल से मिली। विदाई पार्टी देने के लिए तुम संजना को अपने घर आमंत्रित करोगी? मुस्कुराती हुई काजल ने सरिता को जानबूझकर छेड़ा। उसे पार्टी देगा मेरा ठेंगा। सरिता एकदम चिढ़ उठी। 2 साल पहले तक तुम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। अब वह मुझे फूटी आंख नहीं भाती। उसके जाने की बात सुनकर मेरे कलेजे में बहुत ठंडक पड़ी है। अपने पति के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर उसने तुम्हें बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके लिए आज तक माफ नहीं किया तुमने। ऐसा गलत और गंदा आरोप क्या कभी कोई भुला सकता है? बहुत बार कोशिश की उसने फिर से मेरे साथ दोस्ती करने की, पर मैंने ही उसे घास नहीं डाली। सरिता की आंखों से नफरत और गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी। सरिता को थोड़ा और भड़काकर काजल ने उसके मुंह से कुछ अन्य चटपटी बातें संजना के खिलाफ उगलवाईं और फिर उन्हें अपनी सहेलियों के बीच बताने चल दी। काजल के जाने के बाद सरिता के मन में उस दिन की कड़वी यादें उभरी, जिस दिन संजना ने उसे उसकी सहेलियों के बीच बदनाम व अपमानित करने की कोशिश की थी। उस दिन सरिता के घर काजल, नीतू और दिशा वहीं थी। सरिता का मूड शुरू से खराब था। उसने ना चाय पी ना कुछ खाया। कल शाम तुम मेरे घर किस लिए आई थी? संजना के बोलने का लहजा झगड़ा शुरू करने का इरादा साफ दिखा रहा था। तुमसे यूं ही मिलने आई थी, लेकिन इतने अजीब ढंग से यह सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? सरिता नाराज हो उठी थी। मुझे आए आधा घंटा हो गया, मगर अब तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे घर आई थी? क्या ऐसा कहना जरूरी है? मेरे सवाल का जवाब दो सरिता। मैं भूल भी गई थी तुम्हें बताना। भूल गई? ये इस बात को छिपाना चाह रही हो? संजना ने चुभते लहजे में पूछा। मैं मामूली सी तुम्हारे घर जाने की बात भला क्यों छिपाना चाहूंगी? गुस्साई सरिता की आवाज ऊंची हो गई। अपनी गंदी हरकतों पर कौन पर्दा नहीं डालना चाहता? क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम तरुण पर डोरे डाल रही हो। कल शाम खिड़की से मैंने तुम्हें तरुण के गले लगते अपनी आंखों से देखा था। अपनी सहेली के साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? संजना ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा झूठा आरोप मुझ पर मत लगाओ। सरिता और ज्यादा जोर से चिल्लाई। जो मेरी आंखों ने देखा है वह झूठ नहीं है। खबरदार, जो तुम कभी मेरे घर मेरी पीठ पीछे आई या तरुण से अकेले में मिलने की कोशिश की, मेरी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। सुना तुमने? प्रश्नवाचक मुद्रा में संजना ने देखा, फिर गुस्से से पैर पटकती हुई उसके घर से चली गई थी। उसके जाने के बाद सरिता खूब रोई। उसे पता था कि उसकी सहेलियां इस घटना को चटकारे ले लेकर पूरी कॉलोनी में फैला देंगी। अपनी छवि के खराब हो जाने की कल्पना ने उसके आंसुओं को कई दिनों तक थमने नहीं दिया था। इस घटना से 3 दिन पहले सरिता का सोने का हार चोरी हो गया था। चोर कौन था इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर अपनी सहेलियों के बीच संजना को नीचा दिखाने के लिए उस दिन उसने चोरी का इल्जाम संजना के मत्थे मढ़ दिया। इतनी चालाक और काइयां औरतें मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। सरिता ने आंखों में आंसू भर आहत भाव से कहा था। आज की उसकी जलील हरकत देखकर मेरा शक विश्वास में बदल गया है कि मेरा हाथ संजना ने ही चुराया है। अब झूठा लांछन लगाकर मुझसे लड़ रही है। मुझसे संबंध तोड़कर बार बार मेरे सामने शर्मिंदा होने के झंझट से मुक्ति पा गई चोटी। कुछ देर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी सहेलियां विदा हो गई थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस घटना की जानकारी पूरी कॉलोनी को हो गई। सरिता ने संजना को आज तक कभी दिल से माफ नहीं किया। वैसे कुछ महीनों बाद उनके बीच औपचारिक सा वार्तालाप हो जाता।
लेकिन न उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और ना ही कभी दोस्ती के संबंध फिर से कायम हुए। अगली शाम सरिता का संजना से आमना सामना बाजार में हुआ। तब तक सरिता अपनी दासियों सहेलियों के घर में जाकर हार चोरी हो जाने व अपनी झूठी बदनामी वाली बातों की चर्चा कर आई थी। संजना की बुराई करने व अपनी सहेलियों की सहानुभूति पाने में उसे अब भी अजीब सा सुख और शांति मिलती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा कम ही हुआ था कि वह कॉलोनी में किसी से मिली हो और इन घटनाओं की चर्चा कर संजना को भला बुरा ना कहा हो। सुना है अगले सप्ताह लखनऊ जा रही हो? सरिता ने जबरदस्ती आने वाले अंदाज में मुस्कुराकर संजना से पूछा। तरुण का तबादला हो गया है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। संजना भी बेचैन नजर आ रही थी। नई जगह जाकर नई सहेलियां बनाना अच्छी बात ही है। नए को पुराना होते और दोस्ती को दुश्मनी में बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। संजना कुछ उदासी होकर बोली, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। सरिता चुप ना रह सकी। अरे अब छोड़ो भी ऐसी बातों को, मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है, मैं चलती हूँ। संजना ने हाथ मिलाने को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कल रात को तुम सब घर आ जाओ ना। अचानक यूं आमंत्रित करके सरिता खुद भी हैरान उठी। कल तो काजल ने बुलाया है गुड बाय कहने के लिए। मैं वैसे तुम्हारे यहाँ आऊंगी जरूर, अब चलती हूँ। संजना इस अंदाज में अपने घर की तरफ चली मानो आगे कुछ कहने में उसे बहुत कठिनाई होती। इस मुलाकात ने सरिता की सोच और यादों की धारा को मोड़ दिया। संजना के साथ झगड़ने से पहले के समय की बहुत सी मुख्य घटनाएं उसके जेहन में घूमने लगी। अपने बेटे मेहुल के होने के समय वह 3 दिन तक नर्सिंग होम में रही थी। तब और बाद में भी उसकी घर गृहस्थी संभालने में संजना ने पूरा योगदान दिया था। सप्ताह में 3-4 बार वह एक दूसरे के यहाँ जरूर खाना खाते। कई बार पिकनिक मनाने व फिल्में देखने साथ ही गए। जन्मदिन या शादी वर्षगांठ जैसे समारोह में बिल्कुल अपनों की तरह शामिल होते। संजना को अपनी ससुराल वालों की नियमित रूप से आर्थिक सहायता करनी पड़ती थी। इस कारण उसका हाथ कभी कभी बहुत तंग हो जाता। ऐसे मौकों पर 5-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उसकी कई बार सरिता ने की थी। एक समय सरिता को लगता था कि उसने संजना के रूप में बहुत अच्छी सहेली पाली थी। फिर एक ही झटके में उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। सरिता के दिल में संजना के प्रति नफरत भी उतनी ही गहरी बनी जितना गहरा कभी प्यार होता था। उसे बदनाम करने या उसका काम बिगाड़ने का कोई मौका सरिता कभी नहीं चूकी। संजना की आंखों में भी वे अपने प्रति सदा नाराजगी व नफरत के भाव पाती। झगड़े के बाद एक दूसरे से सिर्फ नमस्ते शुरू करने में उन्हें 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। उनकी सहेलियों के उनके बीच का मनमुटाव बनाए रखने में पूरा योगदान रहा। वह एक के मुंह से दूसरे के खिलाफ निकली बातों को नमक मिर्च लगाकर इधर से उधर पहुंचाती। इन्हीं औरतों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वह बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे की बुराई करती। वह आमना सामना होने पर सीधे मुंह बात ना करती। जैसे जैसे संजना के जाने का समय नजदीक आता गया, सरिता की बेचैनी व उदासी बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है यह वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। संजना जा रही है तो मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत पहले उससे दोस्ती का संबंध तोड़ डाला था। किसी भी परिचित महिला के सामने अब भी वह बड़ी बेरुखी से कहती, लेकिन उसके दिल की इच्छा कुछ और थी। झगड़ा होने के बाद से अब तक संजना का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया रहा। अब वह उसकी जिंदगी से निकलकर बहुत दूर जा रही थी। इस बात से खुशी या राहत महसूस करने के बजाय वह अजीब सी बेचैनी, गुस्सा महसूस कर रही थी। खुद को संजना के हाथों ठगा गया सा महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए और संजना उससे ना मिलने आई और ना ही किसी और जगह दोनों का आमना सामना हुआ।
सरिता ने कई बार सोचा कि वह खुद संजना के घर चली जाए, लेकिन हर बार मन ने उसके कदम रोक लिए। उसका आंतरिक तनाव उसकी शांत रहने की हर कोशिश को विफल कर बढ़ता गया। संजना को जिस रात गाड़ी पकड़नी थी, उस दिन दोपहर में वह सरिता से मिलने अकेले आई। आखिर मुझसे मिलने आने की तुमने फुर्सत निकाल ही ली। शिकायत करने से सरिता खुद को रोक नहीं पाई। पैकिंग का काम निपटने में ही नहीं आ रहा था। संजना मुस्कुराई। अभी कुछ नहीं, पहले वह सब सुन लो जो मैं तुमसे आज कहने आई हूं। संजना के मुंह से शब्द फंसे फंसे से अंदाज में निकले। तुमसे बहुत कुछ कहने की इच्छा मेरे मन में भी है संजना। सरिता भावुक हो उठी। पहले मैं कहूं? कहो। आज के बाद ना जाने कब मिलूंगी। अतीत में जिन गलतियों और भूलों के कारण मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उन सब के लिए माफी मांगने आई हूं मैं। संजना का गला रुंध गया। सरिता की आंखों में आंसू छलक आए। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती को ना जाने किसकी नजर लग गई। पिछले 2 सालों में हमारे दिलों के बीच कितनी दूरियां हो गईं। वह जो हार चोरी हो गया, उसे चोरने का झूठा इल्जाम मैंने गुस्से में आकर तुम पर लगाया था। उस दिन मैं अपने आपे में नहीं थी। उस गंदे झूठ के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम्हारा आरोप सच था सरिता, हार मैंने ही चुराया था। अपना पर्स खोलकर 2 साल पहले चोरी किया हार संजना ने सरिता को पकड़ा दिया। लेकिन उफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर तुमने हार की चोरी क्यों की थी? सरिता गहरी उलझन का शिकार बन गई। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। तुम्हारे पति से मेरे गलत संबंध है, ऐसा सोचकर ही तुमने मुझे चोट और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा वैसा सोचना गलत था। सरिता की आवाज में गहन पीड़ा के भाव उभरे। तुमने मुझे तरुण के गले से लगे हुए जरूर खिड़की से देखा होगा, लेकिन उसमें मेरा दोष नहीं था। मैं जानती हूं इस बात को। गहरी सांस छोड़ते हुए संजना बोली। तुम जानती हो? सरिता हैरान हो उठी। लेकिन उस दिन तो तुम मुझे ही दोषी मान रही थी। गुस्से में आदमी कुछ का कुछ कह जाता है। मैं तरुण की दिल फेंक आदत से परिचित हूं। पता नहीं सुंदर औरतों के पीछे जीव निकालकर घूमने की उसकी आदत कब और कैसे छूटेगी। मेरे खुलकर उसके साथ हंसने बोलने का तरुण ने गलत मतलब लगाया। शायद बहुत ज्यादा खुला व्यवहार करके मैंने ही उन्हें शय दी, और मैं चाहकर भी तुम्हें आगाह ना कर सकी कि तरुण से कुछ दूरी बनाए रखना। अपने पति की कमजोरी बताकर तुम्हारे सामने मैं छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। बस तुम्हें उसके साथ खुलकर हंसना बोलता देखकर मन ही मन फिसलती रही। दोषी तरुण है, ये अच्छी तरह समझते हुए भी इस कुड़न के कारण तुम्हें 4 औरतों के सामने बेकारी अपमानित कर गई। संजना अचानक ही हाथों में मुंह छिपाकर रोने लगी। सरिता संजना के पास जाकर बैठी और उसकी पीठ प्यार से थपथपाते हुए दुखी लहजे में बोली, मुझे भी अपने खुले व्यवहार पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हारे दिल की चिंता, तनाव और ईर्ष्या को पढ़ने की संवेदनशीलता मुझमें होनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे जरा सा भी इशारा कर देती तो तरुण को मैं किसी भ्रम का शिकार कभी ना होने देती। अपनी मूर्खता और नादानी के कारण मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त को खो दिया। कहते कहते संजना सरिता के गले लगकर रोने लगी। समझदार मैं भी नहीं निकली। अपनी दोस्ती की ढेर सारी अच्छी यादों को नजरअंदाज कर बस एक घटना के कारण तुम्हारे प्रति गुस्से और नफरत से भरकर कितनी दूर हो गई तुमसे। मुझे बहुत अफसोस है कि जैसे हम आज आमने सामने बैठकर अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह रहे हैं, ऐसा हमने पहले क्यों नहीं किया। जिंदगी के पिछले 2 सालों में प्यार व दोस्ती का आनंद उठाने के बजाय नफरत और गुस्से की आग में सुलगते रहने का मुझे भी बेहद अफसोस है। संजना को गले से लगाकर सरिता भी हिचकियां
लेकर रोने लगी। करीब घंटा भर और बैठकर संजना चली गई। आपस में गले मिलते हुए दोनों ही बहुत उदास और थकी हारी सी नजर आ रही थी। कॉलोनी की औरतों को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एक दूसरे से पक्की दुश्मनी रखने वाली संजना और सरिता अंतिम विदाई के क्षणों में खूब रोईं। पिछले 2 सालों से नफरत उनकी जीवन शक्ति को सक्रिय कर रही थी। अब तबादले के कारण वह नफरत समाप्त हो गई। भीतर का खालीपन और 2 साल तक प्यार व दोस्ती से वंचित रहने का अफसोस उन्हें इतना ज्यादा रुला रहा है। यह बात वहां उपस्थित कॉलोनी की औरतें नहीं समझ सकती थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।